नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं हम 8 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी के बारे में। चलिए तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है? आंसर है 7 दिसंबर। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए बाकी अन्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। सशस्त्र बल झंडा दिवस भारत में 7 दिसंबर 1949 से मनाया जा रहा है। यह दिन लोगों से धन का संग्रह की दिशा में समर्पित है। एकत्रित धन का उपयोग सशस्त्र कर्मियों, पूर्व सैनिकों के कल्याण और युद्ध के हताहतों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। जैसे ही भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, भारत सरकार के लिए रक्षा कर्मियों के कल्याण का प्रबंधन करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। 1949 में तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष झंडा दिवस मनाने की सिफारिश की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर जनता द्वारा किए गए दान के बदले आम जनता को छोटे झंडे वितरित किए जाएंगे। चलिए जान लेते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मुख्य रूप से सेवारत कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण, युद्ध में हताहतों के पुनर्वास और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के पुनर्वास पर केंद्रित है। जानते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के विषय में। 1949 में बलदेव सिंह समिति ने झंडा दिवस कोष की स्थापना की। 1993 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने संबंधित कल्याण कोष को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में समेकित किया। इनमें फ्लैग डे फंड, युद्ध शोक संतप्त भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध विकलांगों के लिए समामेलित विशेष कोष, भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष और केंद्रीय सैनिक बोर्ड कोष शामिल है। चलिए जान लेते हैं फंड कौन जमा करता है। रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित केंद्रीय सैनिक बोर्ड धन एकत्र करता है। जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग शक्ति को दर्शाता है। ध्वज के बीच में सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है और हरा रंग विकास, उर्वरता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। बीच में गहरा नीला चक्र अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियां हैं जो 24 जीवन सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से देश पैन एक्स 21 का आयोजन करेंगे? आंसर है बिम्स्टेक देश। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य पहलुओं के बारे में। पैन एक्स 21 एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। यह बिम्स्टेक देशों के लिए आयोजित किया जाएगा। पैन एक्स 21 के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। यह एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है। यह अभ्यास बिम्स्टेक देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। इन देशों में शामिल हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना है। इसका आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। अब जान लेते हैं यह अभ्यास कैसे आयोजित किया जाएगा। यह प्राकृतिक आपदा के जवाब में सदस्य देशों की क्षमताओं का विश्लेषण करेगा। देश अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे। अभ्यास तैयारियों और प्रतिक्रिया की प्रतिक्रियाओं को समीक्षा करेगा। इसके बाद यह संगठित ढांचे के विकास की सिफारिश करेगा। इस अभ्यास के दौरान देश सैन्य से सैन्य सहयोग प्रोटोकॉल पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं यह अभ्यास महत्वपूर्ण क्यों है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात और अधिक विनाशकारी होते जा रहे हैं। यह मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण है। समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि चक्रवातों को और अधिक शक्तिशाली बना रही है। समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि से चक्रवातों की हवा की गति बढ़ जाती है। चक्रवात अम्फान से 13 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूसी सेना ने किस द्वीप पर अपनी
रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है? तो यह है मतवा आइसलैंड। चलिए जान लेते हैं मतवा आइसलैंड के बारे में। मतवा ओखोटस्क सागर में कुरील द्वीप श्रृंखला में स्थित एक निर्जन ज्वालामुखी द्वीप है। यह उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। इसके अलावा मतवा द्वीप गोलोविन जल डमरू मध्य से 16 किलोमीटर दूर है। ये द्वीप रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। हाल ही में रूसी सेना ने मतवा द्वीप पर बैशन सिस्टम नामक अपनी रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है। चलिए जान लेते हैं यहाँ क्या समस्या है। कुरील द्वीप समूह पर जापान भी दावा करता है। जापान श्रृंखला में 4 द्वीपों का दावा करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में इन द्वीपों पर सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इस द्वीप में एक सैन्य अड्डा स्थापित किया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इस सोवियत सैन्य अड्डे को धन की कमी के कारण बंद कर दिया गया था। चलिए जान लेते हैं बैशन सिस्टम क्या है जो अभी रूस ने यहाँ पर डिप्लॉय किया है। यह एक तटीय रक्षा मिसाइल प्रणाली है। बैशन सिस्टम 500 किलोमीटर की सीमा तक समुद्री लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इस प्रणाली की मुख्य भूमिका काफिले, जहाज़ों और वाहक युद्ध समूहों को एंगेज करना है। इसमें P-800 ओनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। ओनिक्स एक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। इन मिसाइलों में 250 किलो का वारहेड होता है। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा ओखोटस्क सागर के बारे में, जहाँ पर कि ये द्वीप स्थित है। ओखोटस्क सागर प्रशांत महासागर की एक सीमांत समुद्र है। सीमांत समुद्र बड़े उथले समुद्र होते हैं। वे एक तरफ जमीन से घिरे हुए होते हैं। दुनिया में सीमांत समुद्र अरब सागर, बेरिंग सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और कैलिफोर्निया की खाड़ी है। चलिए मतवा द्वीप के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। द्वीप आकार में अंडाकार है। इसकी लंबाई 11 किलोमीटर और चौड़ाई 6.5 किलोमीटर है। इसमें एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। यह कठोर लावा की कई परतों द्वारा निर्मित हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युतु 2 चंद्र रोवर किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये युतु 2 जो है ये चाइना का रोवर है जो उन्होंने अपने चंद्र अभियान के साथ भेजा है। चलिए जान लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। युतु 2 एक चीनी चंद्र रोवर है जिसे चांग-ई 4 मिशन में चंद्रमा पर लॉन्च किया गया था। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और यह 2019 में चंद्रमा पर उतरा। हाल ही में इस रोवर ने चंद्रमा के सबसे दूर एक घन के आकार की मिस्ट्री हट को देखा। युतु 2 द्वारा देखी गई ये रहस्यमय वस्तु क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। युतु 2 रोवर को चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से पर एक घन के आकार की वस्तु मिली। इस वस्तु के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण यह है कि यह एक बड़ी चट्टान हो सकती है। चांग-ई 4 मिशन के बारे में जान लेते हैं। चांग-ई 4 मिशन चीन का चौथा चंद्र मिशन था। चांग-ई 1 और चांग-ई 2 मिशन ऑर्बिटर थे। चांग-ई 3 युतु 1 के साथ चंद्रमा पर उतरा था। चांग-ई 5 मिशन चंद्रमा के नमूने को पृथ्वी पर लाया। युतु 2 के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। यह सौर ऊर्जा से संचालित है और 6 पहियों से चलता है। युतु 2 वॉन कर्मन क्रेटर में उतरा। युतु 2 ने पहली बार लूनर इजेक्टा सीक्वेंस को कैप्चर किया। 2020 में वैज्ञानिकों ने पहली बार लूनर इजेक्टा सीक्वेंस की उच्च रिजोल्यूशन छवि की सूचना दी। चंद्रमा के भूविज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा में वातावरण का अभाव है। इसमें प्लेट विवर्तनिकी की कोई ज्ञात क्रिया नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण कम होता है। चलिए जान लेते हैं युतु 2 हीटर यूनिट और उसकी रिकॉर्ड के बारे में। युतु 2 एक रेडियो आइसोटॉप हीटर इकाई से सुसज्जित है।
लंबी चंद्र रातों के दौरान रोवर में उप प्रणालियों को गर्म करने के लिए इस इकाई का उपयोग किया जाता है। इसने अधिक संख्या में चंद्र दिवसों के लिए यात्रा करने का रिकॉर्ड बनाया। इसने 11 दिनों तक लगातार चांद की सतह का चक्कर लगाया। इसने पहले यह रिकॉर्ड रूस के लूनोखोद 1 रोवर के नाम था। यह हीटर यूनिट के कारण संभव हुआ। चंद्रमा को एक चंद्र दिवस पूरा करने या अपनी धुरी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 29 पृथ्वी दिन लगते हैं, यानी चांद में रातें लंबे होती हैं। इस प्रकार रोवर के कामकाज को बढ़ाने के लिए हीटर इकाई अनिवार्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है? आंसर है 1%। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य पहलुओं के बारे में। फ्रांस बेस्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। यह रिपोर्ट लुकास चांसल द्वारा लिखी गई थी, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के सह निदेशक हैं। इसका समन्वय प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने किया था। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों के बारे में जान लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है। आधी आबादी सिर्फ 13.1% कमाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जो आर्थिक सुधार और उदारीकरण अपनाया है, उससे ज़्यादातर शीर्ष 1% को यह फायदा हुआ है। रिपोर्ट भारत को एक संपन्न अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब और असमान देश के रूप में चिन्हित करती है। भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है, जबकि शीर्ष 10% लोगों के पास आय का 57% हिस्सा है। क्रय शक्ति समता के आधार पर 2021 में भारतीय वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय 2,04,200 रुपये है। चलिए अब जान लेते हैं इस रिपोर्ट में ब्रिक्स राष्ट्रों की स्थिति के बारे में। ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में भारत की तुलना में व्यापक आय असमानताएं हैं। शीर्ष 10% और निचले 50% के बीच आय अंतर दक्षिण अफ्रीका में 1 से 63 और ब्राज़ील में 1 से 29 था। चीन और रूस में आय का अंतर 1 से 14 था। अमेरिका की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका में अनुपात 1 से 17 है। वैश्विक आबादी के सबसे अमीर 10 लोगों में के पास वैश्विक आय का 52% हिस्सा है। दूसरी ओर सबसे गरीब आधी आबादी वैश्विक आय का 8.5% कमाती है। चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत ने हाल ही में 7 दिसंबर 2021 को किस मिसाइल का परीक्षण किया? आंसर है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको VLSRSAM भी बोल देते हैं शॉर्ट में। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। 7 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए मुख्य बिंदुओं के बारे में। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। इसका लॉन्च एक ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से बहुत कम ऊंचाई पर एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य की ओर किया गया था। इसके उड़ान पथ और अन्य मानकों को ट्रैक करने के लिए कई उपकरणों का उपयोग किया गया। इन ट्रैकिंग उपकरणों को ITR चांदीपुर द्वारा तैनात किया गया था। चलिए जान लेते हैं इस लॉन्च के उद्देश्य के बारे में। कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का लॉन्च सभी हथियार प्रणाली घटकों जैसे कि कनस्तरीकृत उड़ान वाहन नियंत्रक के साथ ऊर्ध्वाधर लॉन्चर इकाई,
हथियार नियंत्रण प्रणाली आदि के एकीकृत संचालन को टेस्ट करने के लिए किया गया था। चलिए अब जान लेते हैं इस लॉन्च के महत्व के बारे में। इस प्रणाली के शुरू होने से हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज़ों की रक्षा क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा। इसने भारतीय नौसैनिक जहाज़ों पर हथियार प्रणालियों के एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। जान लेते हैं वर्टिकल लॉन्च यानी कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बारे में। VLSR-SAM सतह से हवा में मार करने वाली एक त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसमें फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप के माध्यम से मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस के साथ साथ टर्मिनल चरण के दौरान सक्रिय रडार होमिंग जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इस मिसाइल में लॉन्च से पहले लॉक और लॉन्च के बाद लॉक की क्षमता है। जान लेते हैं इस मिसाइल के टेस्ट की पृष्ठभूमि के बारे में। DRDO ने 22 फरवरी 2021 को 2 VLSR-SAM का परीक्षण किया था। यह पहला प्रक्षेपण था जिसने ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण प्रणाली की प्रभाविकता के साथ साथ मिसाइल की अधिकतम और न्यूनतम सीमा का परीक्षण किया। DRDO ने सभी हथियार प्रणाली घटकों के एकीकृत संचालन को मान्य करने के लिए 7 दिसंबर 2021 को दूसरा परीक्षण किया। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के पहले CDS विपिन रावत की मृत्यु हुई है? आंसर है तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य पहलुओं के बारे में। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें CDS विपिन रावत व उनकी पत्नी सहित कुल 14 लोग सवार थे। चलिए जान लेते हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक खराब मौसम के चलते यह दुर्घटना हुई। CDS विपिन रावत तमिलनाडु में एक सैन्य संस्थान में भाषण देने के लिए जा रहे थे। इस दुर्घटना में CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी तथा 11 अन्य सैन्य अधिकारियों की दुखद मृत्यु हुई। इस दुर्घटना में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जीवित बचे हैं। उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कार्यक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। पहला इनका क्षेत्र है सेना, नौसेना और वायुसेना। ये तीनों सेनाओं के चीफ होते हैं। रक्षा मंत्रालय के समन्वित मुख्यालय सेना मुख्यालय, जिसमें नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और डिफेंस स्टाफ का मुख्यालय, ये तीनों सम्मिलित हैं। प्रादेशिक सेना का भी ये कार्यक्षेत्र इनके अंडर में आता है। सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सभी इनके अंडर आते हैं। चालू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़कर सेवाओं के लिए विशिष्ट खरीद, एकीकृत संयुक्त योजनाओं और आवश्यकताओं के माध्यम से सैन्य सेवाओं की खरीद, प्रशिक्षण और स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया में समन्वय सुनिश्चित करना, सेनाओं द्वारा स्वदेश निर्मित उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, संयुक्त संचालन के माध्यम से संसाधनों के तर्कसंगत इस्तेमाल के लिए सैन्य कमानों के पुनर्गठन और संयुक्त थिएटर कमानों के गठन की सुविधा। चलिए अब जान लेते हैं इस पद की पृष्ठभूमि के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के सृजन की घोषणा की थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों बलों, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय स्थापित करेगा। चलिए अब जान लेते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से जुड़े हुए, CDS से जुड़े हुए अन्य मुख्य बिंदुओं के बारे में। पिछले कई वर्षों से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मांग की जा रही थी। यह तीनों बलों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देश का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होगी। वह भारतीय सेना, वायुसेना तथा नौसेना को परामर्श प्रदान करेगा। यह अधिकारी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए सैन्य सलाहकार का कार्य भी करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश शीतकालीन ओलंपिक खेलों के अमेरिकी राजनयिक बहिष्कार में शामिल हो गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया।
तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। 8 दिसंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया बीजिंग में फरवरी के शीतकालीन ओलंपिक में अधिकारियों को नहीं भेजेगा। जान लेते हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। नंबर 1, इस कदम के साथ ऑस्ट्रेलिया शीतकालीन ओलंपिक खेलों के अमेरिकी राजनयिक बहिष्कार में शामिल हो गया है। दूसरा बिंदु है, प्रधानमंत्री ने जिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के हनन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ मंत्री स्तरीय संपर्क पर बीजिंग के रोक का भी हवाला दिया। चलिए जान लेते हैं शीतकालीन ओलंपिक पर अमेरिका के फैसले के बारे में। अमेरिका ने जिनजियांग में उइगर अल्पसंख्यक के चीन के नरसंहार और अन्य मानवाधिकारों के हनन पर खेलों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। चलिए अब जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया चीन के इस समय संबंधों के बारे में। हाल के वर्षों में चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में गिरावट आई है। इस मुद्दे ने दोनों देशों के बीच संबंधों को 1989 में तियानमेन स्क्वायर की कार्रवाई के बाद से सबसे गंभीर संकट में डाल दिया है। चीन विदेशी प्रभाव संचालन के खिलाफ कानून बनाने, कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति की स्वतंत्र जांच करने और हुआवे को 5G अनुबंधों से रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की इच्छा पर भी नाराज है। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ऑकस नामक एक नया रक्षा समझौते के तहत अपनी नौसेना को परमाणु संचालित पनडुब्बियों से लैस करने के ऑस्ट्रेलिया के हालिया फैसले से भी ये संबंध कमजोर हो गए हैं। ऑकस गठबंधन को प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। चलिए जान लेते हैं 2022 शीतकालीन ओलंपिक्स के बारे में। 2022 शीतकालीन ओलंपिक एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन बहुखेल आयोजन है। यह आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 तक बीजिंग, चीन में आयोजित किया जाएगा। यह चीन में पहला शीतकालीन ओलंपिक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 7 दिसंबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नया लेज़र कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन LCRD लॉन्च किया है? आंसर है नासा। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। 7 दिसंबर 2021 को नासा ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से नया लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च किया। जान लेते हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए मुख्य बिंदुओं के बारे में। LCRD 2 साल की देरी के बाद लॉन्च किया गया। इसे स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटेलाइट 6 मिशन के दौरान यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस V रॉकेट पर रक्षा विभाग द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। इस मिशन को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। यह आर्टेमिस मानवयुक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन को भी लाभान्वित करेगा, जिसे 2025 में क्रियान्वित किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं लेज़र मिशन के महत्व के बारे में। अंतरिक्ष में लेज़र तकनीक रेडियो फ्रीक्वेंसी के मुकाबले 10 से 100 गुना अधिक डेटा को पृथ्वी पर वापस भेजने की अनुमति देगी। यह तकनीक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की भीड़ भाड़ को भी रोकेगी। LCRD महत्वपूर्ण है क्योंकि नासा और वाणिज्यिक क्षेत्र कई अंतरिक्ष मिशन की योजना बना रहे हैं। चलिए जान लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। लेज़र मिशन की योजना को 2021 में मंजूरी दी गई थी। बाद में कोविड-19 महामारी प्रेरित प्रतिबंधों के कारण मिशन स्थगित कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने अफस्पा यानी आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की मांग की है? आंसर है नागालैंड। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत के बाद नेशनल पीपल्स पार्टी की सांसद अगाथा संगमा ने लोकसभा में अफस्पा को निरस्त करने की मांग की।
नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी अफस्पा को निरस्त करने की मांग की। चलिए अब जान लेते हैं सशस्त्र बल अधिनियम 1958, जिसको अफस्पा भी बोल देते हैं, इसके बारे में। अफस्पा को 1958 में लागू किया गया था। इसका उपयोग अशांत क्षेत्र घोषित किए गए क्षेत्रों में किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा किसी क्षेत्र में धार्मिक, नस्लीय, भाषाई तथा समुदायों के बीच विवाद के कारण इसे राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा अशांत घोषित किया जा सकता है। चलिए जान लेते हैं अशांत क्षेत्र की घोषणा किस प्रकार होती है। इस अधिनियम के सेक्शन 3 में राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल को भारत में गजट में अधिसूचना जारी करने की शक्ति दी गई, जिसे बाद में केंद्र के पास नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र बल भेजने की शक्ति है। यदि किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है तो यह स्थिति कम से कम 3 महीने के लिए लागू होगी। चलिए जान लेते हैं सशस्त्र बलों को की विशेष शक्तियों के बारे में, जो उन्हें अफस्पा अधिनियम के द्वारा मिलती हैं। इस अधिनियम के द्वारा सशस्त्र बलों, राज्य व केंद्रीय पुलिस बल को उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही संपत्ति अथवा घर को नष्ट करने, छानबीन करने तथा गोली मारने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम में सुरक्षा बलों को दुर्भावनापूर्ण व महत्वहीन मुकदमे से भी सुरक्षा प्रदान की गई है। चलिए कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में अफस्पा इन राज्यों में लागू है: असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में केवल तिरप, चांगलांग और लांगदिंग जिले मिले हुए हैं जिनमें कि अफस्पा लागू है, तथा असम के साथ 20 किलोमीटर की सीमा में अफस्पा लागू है, एवं मणिपुर में इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में ये लागू है, एवं मेघालय में, जो कि असम के साथ 20 किलोमीटर की सीमा तक सीमित है, वहाँ पर उस क्षेत्र में ये अफस्पा लागू है, तथा जम्मू कश्मीर में भी अफस्पा लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीणों के लिए है, इस योजना के विस्तार को कब तक के लिए मंजूरी दे दी है? आंसर है मार्च 2024। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी। चलिए जान लेते हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए मुख्य बिंदुओं के बारे में। 31 मार्च 2021 तक शेष बचे 155.75 लाख आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मार्च 2024 तक योजना का विस्तार सुनिश्चित करता है कि PMAYG के तहत 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के भीतर शेष 155.75 लाख घरों को भी सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के बारे में जान लेते हैं। इस योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। यह देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों के लिए आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार का एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। राजीव गांधी ने 1985 में गांव में BPL आबादी के लिए घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक के रूप में इंदिरा आवास योजना शुरू की थी। चलिए जान लेते हैं इस योजना की विशेषताओं के बारे में। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन घरों में शौचालय, पेयजल, LPG कनेक्शन और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं होती हैं। इस प्रकार इस योजना को अन्य योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, बिजली कनेक्शन आदि के साथ जोड़ दिया गया है। मकान महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से पति पत्नी के बीच आवंटित किए जाते हैं। ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।
चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।